मृगांका तृष्णा से रुकने की गुहार लगाती है, लेकिन तृष्णा को कुछ समझ नहीं आता। बंगारू त्रिशूल तृष्णा को दिखाते हुए कहता है, तू ही है ना ये लीला। और ये सुनकर वो रूह तृष्णा को इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ पर पटकना शुरू करती है। मृगांका को नमन पेड़ से आजाद करता है। बंगारू तृष्णा पर भस्म फेंकते हुए कहता है, अब मुझे तेरा नाम पता है, तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। छोड़ दे वरना ऐसी जगह भेजूंगा कि तू एक आत्मा होकर भी रोज मरेगी। तृष्णा आधी उल्टी हो जाती है और एक रूह उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकलती है। मृगांका पानी लेकर आती है और बंगारू उसमें काला धागा डालता है। रूह पानी में समा जाती है और पानी से भरा पत्तल एकदम सूख जाता है। बंगारू धागे को हाथ में पहनने ही वाला होता है कि तृष्णा, जो त्रास्त पेड़ के सहारे पड़ी होती है, कहती है, नहीं बाबा, ये सब मेरे अंदर का खेल है, इसे हाथ में भी मैं ही बांधूंगी। तृष्णा धीरे धीरे उठकर जाती है और बंगारू उसके हाथ में काला धागा बांध देता है। मृगांका बंगारू को पूछती है, ये लीला कौन है? बंगारू उसे कहता है, औरत कभी अपने बारे में नहीं सोचती, वो हमेशा या तो बच्चे की मन्नत करने मेरे पास आई है या अपने पति की तरक्की के लिए। ये लीला तो दोनों मांगने आई थी, लेकिन जब इसे पता चला कि इसके पति के किसी दूसरी औरत से संबंध है, तो वो पूरी विधि उल्टी करने मेरे पास आई। लेकिन मृगांका, तुझे पता है कि ये गलत है। किसी के बुरे के लिए की गई विधि करने वाले इंसान पर उल्टी ही पड़ती है। लीला इतने क्रोध में थी कि उसे कुछ नहीं सूझा और एक दिन उसकी जान चली गई। तब से वो यहीं भटक रही है। तृष्णा का शरीर अभी मोम का है, बेसहारा है, इसीलिए उसको ये उसके घर सा दिखा और वो यहाँ आकर बस गई। तृष्णा ये सब सुन रही होती है और पूछती है, तो फिर उसके पति का क्या हुआ बाबा? मृगांका तृष्णा को बताती है कि जिस रात तू मुझे मिली थी उसी की शादी थी, लेकिन वो शादी में जो भी गया मारा गया। न दूल्हा बचा न दुल्हन। मृगांका को वो दिन याद आता है जब गली से जाते वक्त लड़की की माँ ने कहा था, अरे दुल्हन को छुपाओ, इसकी नजर लगी तो सब बर्बाद होगा। लेकिन वो नजर मृगांका की नहीं, लीला की थी। नमन पूछता है, नयनतारा, मेरी बुआ क्यों आई थी तुम्हारे पास और उसे किसने मारा? बंगारू बस ये कहता है कि नयनतारा को तेरी दादी ने मारा था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर नमन सुन्न हो जाता है। वो कांपने लगता है, कहीं नयनतारा वापस बदला लेने तो नहीं आई? क्या सपना की मौत की जिम्मेदार नयनतारा ही तो नहीं है? एक परिवार में रहते हुए भी ऐसा बहुत बार होता है कि आपको उनके बारे में सब कुछ नहीं पता होता। कुछ तो होता ही है जो सबसे छुपा हुआ होता है। जैसे आज 22 साल की उम्र में नमन को पता चला कि उसकी अम्मा उसकी बुआ की हत्या की जिम्मेदार है। शायद नमन के लिए सच को पी जाना आसान नहीं है। वो तो अम्मा को हमेशा से ही अपना सब कुछ मानता आया है। लेकिन नयनतारा का फिर से वापस आना, कहीं वो ही उसकी 12 साल की बहन सपना की मौत की जिम्मेदार तो नहीं? अब ये सवाल नमन को परेशान करने से ज्यादा डराने लगा था। मृगांका नमन की परेशानी देखकर उसके पास जाती है और उसे कहती है, मुझे पता है इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। नमन हाँ में सिर हिलाता है और मृगांका दीवान सिंह की तरफ देखती है और उसे कहती है, निशाला को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें उसका सच पता है। ये अंगूठी अब तुम्हें उसके वश में नहीं कर पाएगी, लेकिन उसको भनक भी नहीं होनी चाहिए कि हमें सब पता है। नमन गुस्से में कहता है, नहीं,
अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ। अम्मा को बताना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अम्मा की आवाज जा चुकी है ना? और अगर चाहते हो कि अम्मा ना जाए तो चुप रहो। जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही करो। नमन तृष्णा को देखता है और कहता है, मैं सपना की मौत का राज और उस दिन जो भी हुआ वो जानने यहाँ आया था। कभी ये नहीं सोचा कि पीछे से मेरे खानदान का ऐसा सच निकल कर आएगा। कभी कभी हम सच का पता चलने के बाद सच से भागते हैं छोटे ठाकुर, लेकिन तब तक कोई चारा नहीं बचता। मुझे भी अपने अस्तित्व का पता करना है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेरे भूत में फूल तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ नमन और दीवान सिंह जोधरगढ़ के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बंगारू को अभी भी डर है कि कहीं नमन गुस्से में आकर पूरा खेल न उलट दे। बंगारू भी अपना त्रिशूल उठाता है और वहां से जाने की तैयारी करता है। मृगांका उससे पूछती है, तू कहाँ जा रहा है? मुझे और भी कुछ पता करना है मृगांका। वापस उसी जगह जाना होगा जहां मैंने विद्या हासिल की थी। कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तू इस बच्ची का ध्यान रखना, इसको ऐसे हर चीज से दूर रखना जो किसी के लिए खतरा बन सकती है। मृगांका हाँ में सिर हिलाती है। बंगारू वहां से चला जाता है। मृगांका तृष्णा को लेकर घर के अंदर जाती है। तृष्णा जमीन पे बैठती है और मृगांका उसको खाना परोसती है। तृष्णा धीरे धीरे खा रही होती है। उसे वो दिन याद आता है जिस दिन सपना के ऊपर वो गिरी थी। पूरा विध्वंस शुरू हुआ था। वो मृगांका को मासूमियत से पूछती है, छोटे ठाकुर के घर में जो भी हो रहा है क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? उनकी बहन की मौत का कारण मैं तो नहीं। मृगांका 12 साल की बच्ची की मनोस्थिति को समझती है और उसे कहती है, होनी को कोई नहीं रोक सकता तृष्णा, और वो होनी फिर तुझे सीढ़ी बनाकर होती या किसी और को। अभी ये सब मत सोच, खाना खा। तृष्णा खाने लगती है कि तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मृगांका मन में कहती है, अभी दिन के वक्त कौन आया होगा, और दरवाजा खोलने के लिए उठती है। दरवाजा खोलती है तो देखती है कि गांव का सरपंच उसके दरवाजे पे खड़ा है। मृगांका थोड़ा सा सहम जाती है और कहती है, हम दोनों जल्दी गांव छोड़ देंगे। आप लोगों को बार बार आकर ये बताने की जरूरत नहीं है। तृष्णा भी दरवाजे पर आ जाती है। सरपंच दोनों को देखता है और कहता है, मैं तुम दोनों को बाहर निकालने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, बस थोड़ी मदद मांगने आया हूँ। मृगांका सोचने लगती है कि सरपंच को मेरी क्या मदद की जरूरत पड़ गई आज। वो सरपंच को पूछती है, हाँ बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सरपंच चारों तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ नहीं बता सकता, और मृगांका की आज्ञा से उसके घर में प्रवेश करता है। सरपंच का चेहरा बता रहा होता है कि वो परेशान है। मृगांका उसे पानी देती है और पूछती है, क्या बात है सरपंच जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सरपंच गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे पता है तू आसपास की आत्माओं को भांप जाती है। उस दिन भी तूने लोगों की जान बचाई थी। और ऐसे कहते ही सरपंच एकदम शांत हो जाता है। तृष्णा उसे गौर से देखकर कहती है, आपकी बेटी के अंदर है वो, आपको ऐसा लगता है? सरपंच सुनते ही चौंक जाता है। इस बच्ची को कैसे पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सरपंच मृगांका को हवेली में भूत वाली बात बताते हुए कहता है, मैं मेरी बिटिया शीतल के साथ शाम को ऐसे ही टहलने निकला था। उससे पहले मुझे कुछ गांव वालों ने हवेली में भूत वाली बात बताई थी, लेकिन मुझे लगा कि इतना सब हो गया है, शायद इसलिए इस बात का इतना हल्ला है। लेकिन जब शाम को शीतल के साथ उस तरफ गया तो वो अचानक हवेली की तरफ जाने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। मैंने और मेरे भाइयों ने उसको बहुत देर तक आसपास ढूंढा, नहीं मिली, लेकिन फिर वहीं हवेली के आंगन में पथराई हुई मिली। तब से उसका बोलना बंद है मृगांका। लड़की जात का मामला है, इसीलिए किसी को बता भी नहीं सकता। मुझे शक है कि उसे भूत बाधा हुई है।
मृगांका कहती है। लेकिन हवेली में किसका भूत हो सकता है? सरपंच गहरी आवाज में कहता है, सपना का। मृगांका और तृष्णा एक दूसरे को देखते हैं और सरपंच को कहते हैं, हम अभी आए। मृगांका अपने गेरू रंग के घाघरे की जेब में भस्म डालती है और आंखों में काजल लगाते हुए तृष्णा को कहती है, तू घर में ही रह, मैं आ जाऊंगी। तृष्णा उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती है कि नहीं जा सकती, कहीं फिर कोई अनहोनी ना हो जाए। मृगांका तृष्णा को दरवाजा अंदर से बंद करने को कहती है और आदेश देती है कि वो गलती से भी बाहर ना जाए। सरपंच और मृगांका घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में जाते हुए सरपंच कहता है, तो उस गाड़ी में बैठ कर आजा, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। मृगांका, जिसको लोग बुरी नजर समझते हैं, वो सरपंच की परेशानी समझ दूसरी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। यहाँ तृष्णा घर में अकेली होती है। वो घर में रखी हर चीज को देखने लगती है। आज से पहले उसने खुलकर घर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। तभी उसे एक अजीब सी दिखने वाली सुराही दिखती है और वो उसके अंदर देखने लगती है। मृगांका यहाँ सरपंच के घर पहुंचती है। वहां उसके परिवार को छोड़कर कोई नहीं था। मृगांका पालथी मारकर आंगन में बैठ जाती है और सरपंच की बीवी को बेटी बाहर लाने को कहती है। सरपंच की बीवी शीतल को बाहर लेकर आती है और मृगांका को देखते ही शीतल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सरपंच रोते हुए कहता है कि इसकी शादी तय हुई है, अगर लड़के वालों को ये पता चल गया तो वो रिश्ता ठुकरा देंगे। कुछ कर मृगांका, मैं वादा करता हूँ पंचों से बात करूंगा, तुझे गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा। मृगांका शीतल को खींचकर अपने पास लेकर आती है, लेकिन वो जैसे ही विधि करने की कोशिश करे वो विधि भूल जाती है। मृगांका हैरानी से शीतल को देखती है, जिसकी आंखें काली से इतनी गहरी काली हो गई थी कि किसी की भी डर से जान निकल जाए। इधर घर में तृष्णा सुराही के अंदर देख रही होती है कि उसे आवाज आती है, इधर आ मेरे पास। तृष्णा को समझ नहीं आता है। वो फिर घर में इधर उधर देखती है और फिर सुराही में कान लगाती है। फिर से आवाज आती है, मैं तो यहाँ हूँ, इधर दूर अंधेरे में, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। और फिर अचानक से वो औरत की आवाज रुआसी हो जाती है और वो कराहते हुए कहती है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरी मदद करने कोई नहीं आया, तू आजा। 12 साल की तृष्णा, जिसे अभी भी छल और निश्चलता में भेद नहीं पता, वो मन में सोचने लगती है कि अगर मौसी अपनी जान जोखिम में डालकर सरपंच जी के यहाँ जा सकती है तो मैं भी इस औरत की मदद तो कर ही सकती हूँ। तृष्णा सुराही में कान लगाती है और पूछती है, कहाँ हो तुम? मैं तुम तक कैसे पहुंचूंगी? सुराही के अंदर से आवाज आती है, बस तू ये कह दे, हाँ मुझे तेरे पास आना है। तृष्णा का मन एक बार को कहता है कि मौसी को बताए बगैर कहीं नहीं जाना, लेकिन दूसरी ओर वो उस औरत की मदद भी करना चाहती थी। तृष्णा सुराही के अंदर देखती है और कहती है, हाँ मुझे आना है। अचानक से सुराही के अंदर से एक तेज हवा का झोंका आता है। तृष्णा के आसपास एक बवंडर सा बन जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मृगांका सरपंच की बेटी शीतल के अंदर की आत्मा पहचानने की कोशिश करती है। वो उसके माथे में भस्म लगाकर पूछती है, कहां से आई है तू? जहां तू मुझे छोड़ कर आई थी। मृगांका को भी लगता है कि ये जरूर सपना की रूह है। वो उसे फिर पूछती है, क्यों आई है तू? छोड़ दे इसे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? शीतल ऐसे कहते ही सरपंच के छोटे भाई बलवंत की ओर देखती है।
बलवंत पूरी तरह डर जाता है। मृगांका सरपंच को पूछती है, क्या है ऐसा जो तुम लोग मुझसे छिपा रहे हो? सरपंच का परिवार एक दूसरे को देखने लगता है और शीतल पास में पड़ा पत्थर उठाकर बलवंत के सिर में दे मारती है। मृगांका उस पर भस्म डालकर उसे काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। वो मंत्र उच्चारण ही नहीं कर पाती, वो सब भूल जाती है और उसे देख शीतल जोर जोर से हंसने लगती है और फिर हंसते हुए ही बेहोश हो जाती है। मृगांका सरपंच को कहती है, शीतल को अंदर लेकर जा, और वो शीतल के कमरे की खाट के नीचे एक दिया जला देती है। मृगांका सरपंच की बीवी को कहती है, ये दिया बुझना नहीं चाहिए, ये ध्यान रहे, मैं फिर आऊंगी। मृगांका फिर बाहर निकलते हुए सरपंच से कहती है, ये सपना नहीं है, जो भी है तेरे यहीं का है और बहुत ही गंदा है। बस इसको काबू में करने में मुझे वक्त लगेगा, और अगर तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो तो साफ साफ बता दो। सरपंच और उसका भाई कुछ नहीं बोलते हैं और मृगांका वहां से निकल जाती है और वो थोड़ा दूर पहुंची होती है कि सरपंच की बीवी छुपे हुए रास्ते से उसके पास मुंह ढक कर आती है और कहती है, तू किसी को कहना मत कि मैं तुझसे मिलने आई थी। शीतल हवेली में पथराई हुई मिली थी, तू वहां जाकर देख, जो भी है वहीं आसपास से आया है। और फिर रोते हुए कहती है, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, उसको ठीक कर दे तू। तुझे देखकर उसके मुंह में आवाज वापस आई थी, कुछ कर, बचा ले उसे। मृगांका कहती है, मुझे जानना होगा पहले कि ये है क्या, और वहां से चली जाती है और मन में सोचती है, हवेली जाना पड़ेगा पूरी बात पता करने के लिए। यहाँ तृष्णा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां ना कोई खिड़की होती है ना कोई दरवाजा होता है। तृष्णा ऊपर देखती है और खुद को एक कुएं की तरह दिखने वाले स्थान में कैद पाती है, लेकिन ये कुआं नहीं, ये तो सुराही है। तृष्णा को सुराही ने कैद कर लिया है और अब उसे यहाँ से कौन रिहा करेगा? तृष्णा चिल्ला रही थी, कोई है, कोई है, मैं कहाँ हूँ? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। कोई नहीं होता सिवाय एक डरावनी हंसी की आवाज के। मृगांका ठाकुर की मायापुर वाली हवेली की ओर बढ़ती है। गेट खोलते ही सपना की मौत का हादसा उसके सामने नाचने लगता है। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती है। आज भी जली हुई लाशों से बने काले निशान ठाकुर के आंगन में प्रत्यक्ष होते हैं। वो हवेली की ओर देखकर अंदर की ओर बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। तभी अचानक से उसे हवेली में कोई साया सा दिखता है। वो थोड़ा घबराती है, वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे लगता है जैसे उसके पीछे से कोई भाग कर गया है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं होता। उस सुनसान हवेली में बस मृगांका अकेली होती है। लेकिन क्या वो वहां सच में अकेली है? मृगांका हवेली के आंगन में पहुंचती है। अभी भी वहां जल चुकी चिताओं की एक अजीब सी ऊर्जा होती है। मृगांका, जिसको डर काबू में करना आता है, वो भी आज डरी हुई होती है। वो धीरे धीरे हवेली में प्रवेश करती है कि बैठक कमरे में लगी हुई महाराजा कुर्सी खिसक के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। पर्दा उसको जकड़ लेता है। वो छटपटाने लगती है। क्या होगा आगे? क्या मृगांका हवेली का सच पता कर पाएगी? क्या तृष्णा खुद को बचा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए काल भैरवी की इस रहस्यमयी कहानी के अगले भाग से, सिर्फ पॉकेट FM पर।